लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। जरा घर से बाहर निकलते हुए सोच लेना, अगर इंतशार का एजेंडा है, अगर खून खराबे का एजेंडा है, तो फिर इस मुल्क का वजीर दाखिला उसका नाम है राना सनाउल्लाह। वही डी चौक से जहाँ तुमने जन्म लिया था, उसी डी चौक में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सियासत खत्म होने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेके पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद निकलूंगा कल। ये आज मैं पाकिस्तान की अदलिया को कहता हूँ कि आपका भी इम्तिहान है, पाकिस्तान की पुलिस ये आपका इम्तिहान है, ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है, और हमारे न्यूट्रल्स का इम्तिहान है कि वो किधर खड़े हैं, चोरों के साथ खड़े हैं या इस पाकिस्तान की हकीकी आजादी के साथ खड़े। जो भी इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह वो बह जाएगा। ये हमारी अब तहरीक कल शुरू हो रही है। इलेक्शन की डेट नहीं मिलती और ये असेंबली जाती नहीं है और ये इंपोर्टेड हुकूमत खत्म नहीं होती, इंशाअल्लाह तब तक चलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, अगर यह कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में तूफान बरपा है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ इमरान खान साहब ने फिर से दोबारा आज मीडिया का सामना किया और इस चीज का बरमला इजहार किया कि वो पेशावर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च लेकर रवाना होंगे और अगर किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाए। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो इमरान खान को फितना करार दे रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च को इंतशार फैलाने की कोशिश करार दिया जा रहा है और ये फैसला कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से कि कुछ भी हो जाए अब इस लॉन्ग मार्च को होने से रोकना होगा, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसी कुछ इतलात हैं जिसके मुताबिक मुसल्लह जत्थे इस लॉन्ग मार्च के साथ होंगे और इंतशार फैलाने के लिए, खाना जंगी के लिए, खून खराबे के लिए लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लाया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि गुज़श्ता रात जो क्रैकडाउन किया गया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ पंजाब हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक इंतहाई दिलखराश अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल अहमद कमाल इसमें शहीद हुए हैं और इस कार्रवाई के बाद अभी तक एक और अफसोसनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस खींचातानी का पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है, जिसको पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है और सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत को संभाला देने का है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर नाज़रीन बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आपको वेलकम कहते हैं और कुछ ही देर में अंदलीब अब्बास साहिबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले आपसे जानते हैं हिना भट्ट साहिबा कि क्या आपको खौफ है कि आपके पास इस तरह की इत्तलात हैं कि बहुत बड़ा कोई लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इसकी वजह से उसके होने से पहले ही आपने उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया? क्योंकि आप लोग खुद कहते थे कि लॉन्ग मार्च करना, जल्द से जुलूस करना तो आईनी हक है किसी भी पार्टी का और उन्हें मौका दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी स्टार्टिंग दी जुनैद, लेकिन आपने भी देखा और हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो अलाउ करता है। लेकिन जब आपने इनकी लीडरशिप के, बल्कि इनके नेशनल लीडर्स के गिराव के बयान सुने कि आग लगा दो, ये सब चीज़ें सुने, तो ऑब्वियसली हुकूमत की नंबर 1 प्रायोरिटी है अपने लोगों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना। ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ज़रूर अलाउ करते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन जब हमने शेख रशीद साहब के बयान देखे, जिस तरह हमने फवाद चौधरी के देखे, आपने उस्मान डार का बयान देखा होगा जो उन्होंने राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट किया, और भी इनके बहुत से लोग, तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता है कि एक जो इनका टोन सेट हो गई है वो पता है। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था और हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हम एक एटॉमिक पावर है और 22 करोड़ लोगों की आजाद पाकिस्तान है। हमें इमरान खान जैसे एक है बयान, एक है सियासत के लिए अपने अवाम को करना कि बड़ी तादाद में पुरजोश अंदाज में लोग उस मार्च का हिस्सा बने, तो उस लिहाज से अगर ये बयानबाजी थी तो देखिए रियासत उसको सियासत के तौर पे लिया जाए। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं कि वाकई में कोई मुसल्लह जत्थे हैं, तकरीब कारी का प्लान है या इंतशार या खाना जंगी फैलाना चाहते हैं, तो उसको अवाम के सामने रखिए ताकि उस पर कोई एतराज ना हो सके। आज आपने पहली तो बात देख लिया कि कांस्टेबल जो शहीद हुए हैं और उस पर कोई इमरान खान साहब की या परवेज़ इलाही साहब ने उसकी कोई मजम्मत की हो। पहली तो बात है ये बड़ा सैड स्टेट है जिसमें। दूसरी चीज़ कि अगर हम मॉब कल्चर को अलाउ कर दें तो पाकिस्तान की रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज होती है और वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन आपसे मैं यही बात कर रही हूँ, मुझे करने दे कि इन्होंने
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا حقیقی آزادی کی بات. پہلی تو بات ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے. دوسری بات انہوں نے پہلے ریاست ان کا بیانیہ ہے نا, وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے, اس بیانیے کے لے کر سیاست کر رہے ہیں, الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. دیکھیں ریاست مدینہ کا بیانیہ تھا, ریاست مدینہ کا بیانیہ چکنا چور ہوا, اس کا نقاب اتر کیا جب انہوں نے مریم اورنگزیب اور باقیوں کو مسجد نبوی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقدس کو پامال کیا. اسی طرح آپ نے ان کے 2-3 دن پہلے دیکھا ہوگا جس طرح انہوں نے مریم بی بی کے لیے الفاظ استعمال کیے. ریاست مدینہ میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. دوسری بات پھر انہوں نے امپورٹڈ حکومت والی بات کی, جو جھوٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بتا دیا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے اب شروع کی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے, اس کے لیے ان کو ہم نے کہا کہ ہم ایک JIT بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر انکوائری کے لیے ہمیں دے, وہ نہیں جوڈیشل کمیٹی کو بنانی چاہیے تھی نا, جو ان کا مطالبہ ہوتا کہ دودھ کا دودھ پانی. بتا دیں کہ ان کے اوپر کون اٹیک چلے اب تو لانگ مارچ کی باری آگے نا, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. میں آتا ہوں دوبارہ. پاکستان ایک آزاد ملک ہے, ان کے موب کلچر کو یا جتھوں میں آ کے یہ پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کریں گے. اندلی صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے شو کے اندر. سب سے پہلے کہ میں آپ سے جانوں اس مارچ کی صورتحال اور جو اس وقت کھنچا تانی کی صورتحال ہے, پہلے میں آپ سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ اب تک نہیں آئی جس کی پوری قوم منتظر تھی, سیاست ضرور ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, لیکن یہ جو پنجاب پولیس کے کانسٹیبل احمد کمال کی شہادت ہوئی ہے, اس پہ ابھی تک نہ تو عمران خان صاحب کا نہ ہی آپ کی کسی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے نہ تو کوئی مذمت نہ ہی ان کی فیملی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں ہی کہہ دیا, یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, لیکن وہ بیچارہ رانا ثناء اللہ کے حکم کے تلے رات کے 1:30 بجے اس کو کس نے کہا تھا کہ جی وہ بیچارہ اوپر سے ٹاپے, اس بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی ہے, کیونکہ وہ کسی بھی گھر میں, اب آپ کا گھر ہے, آپ کی بیوی اور آپ کی چھوٹی 6 سال کی بچی ہے, اور وہ چیخیں مارتے ہیں کہ ایک آدمی رات کے 1:30 بجے دیوار ٹاپ کے آ رہا ہے, obviously آپ اٹھا کے اس کو گولی مار دیں گے. یہ تو اس کا سپاہی کا قصور نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالیں نا کہ آپ کا بچہ اور آپ کی بیوی رات کے 1:30 بجے کوئی کون آتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں اندریب صاحب, ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آفیشلی اس کی مذمت کی گئی ہے اس واقعے کی تو اچھی بات ہے, لیکن پرویز الہی صاحب نے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے شہید کہنے سے بھی اس کو انکار کر دیا. لیکن یہ جو بیانات آئے شیخ رشید صاحب کی طرف سے, فواد چودھری صاحب کی طرف سے, شہباز گل صاحب کی طرف سے کہ یہ خونی انقلاب ہے, یہ خانہ جنگی کی صورتحال ہونے جا رہی ہے, اس طرح کے بیانات آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی لانگ مارچ کو ہونے سے پہلے ہی ڈیمیج کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں آپ کے خلاف؟ دیکھیں یہ تو نا مشرف کے ٹائم پہ ہوا ہے, شاید ہی کبھی یہ ہوا ہو کہ آپ نے دفعہ 144 ہر جگہ لگا دی ہو, آپ نے عام شہری کا آنا جانا دوبر کر دیا ہو, آپ رات کو لوگوں کے گھروں میں آج 4:45 بجے میرے گھر میں 2 پولیس وینیں آئی ہیں, اور وہ بچی تھی, اس نے کہا جی وہ نہیں ہے گھر میں, تو اس کے ساتھ اتنی ہراسمنٹ ہوئی ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو, ان کو نکال لو, ان کو برآمد کرو. بھائی وہ نہیں, میں وہاں نہیں تھی, اگر میں تھی تو تم ہوتے کون ہو کہ مجھے آ کے تم پکڑ لو. گرفتاریاں, پکڑ دھکڑ اور ہراساں کرنا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اندلیب صاحبہ جب آپ سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ آپ ریٹرن اس چیز کی شورٹی دے دیں کہ تخریب کاری, خانہ جنگی یا قانون میں ہاتھ کو لینے کی کوشش نہیں کی جائے گی, کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں ہوگی قانون کی, تو اس میں کیا اعتراض ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں لوگوں کو, آپ کی فیملی کے بندوں کو, آپ کے کولیگز کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, تو آپ آگے سے یوں کر کے کہیں گے کہ 100 بسم اللہ, آ کے 2 اور اٹھا لیں. آپ کیا کریں گے؟ لڑائی ہوگی تو اس کے بعد یہی ہوگا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنے جلسے کیے, دنیا میں کسی نے اتنے بڑے جلسے نہیں کیے جتنے ہم نے کیے. 16 جلسے کیے. یہ دیکھ لیں 15 جماعتیں مل کے ایک جلسہ ویسا نہیں کر سکی, پورے 3.5 سال نہیں کر سکی. جب جلسہ کیا وہ مولانا کے بچوں کے ساتھ کیا, اور بست ہوئی ان کی, اتنی بڑی بست کی مینار پاکستان میں ہوئی کہ خالی. ابھی کل کیا ہوا ہے مجھے بتائیں, ہم نے 16 جلسے کیے. وہ کاڑا میں انہوں نے اناؤنس کیا جلسہ, اس کے بعد کہا کہ پانی آ گیا. ساروں کو پتا پانی نہیں آیا, بارش تو بہت کم ہوئی ہے. یہ بندے اکٹھے نہیں کر سکے.
अच्छा, तो जब आपके मैं सॉरी टू से ये झूठ यहाँ बोल के प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ। चले ये मामला किसी और तरफ निकल जाएगा, इस पे मजीद बात करते हैं। अब बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में पीटीआई का ये मुतालबा तो ठीक है, ये एतराज तो ठीक है कि होने से पहले ही, अगर आपको शक व शुबा भी है, लेकिन आप वो वाकया सरजद होने से पहले ही पकड़ धकड़ और उनको खौफ हरास में मुब्तला कर देंगे, तो इसका मतलब तो यही बाजार दिखाई देता है कि आपको खौफ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचने वाले थे, बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत पहले ही इकदाम करना शुरू हो चुकी है। देखिए, सियासी अगर आप कोई इकट्ठ करना चाहते हैं, कोई स्ट्रगल करना चाहते हैं, कोई इज्तिमा करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त है, लेकिन कोई सियासी उसका नैरेटिव होता है। अगर आप नैरेटिव ये बनाएं और आपका पास्ट रिकॉर्ड भी ये हो कि आप जत्था लेके जाते हैं, उसके बाद आप रियासती इदारों को मफलूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आपने मफलूज कर दिया, टीवी स्टेशन के ऊपर आपने हमले किए, आप रोज़ एक भाषण देते थे, चलो उठो, और अब जाके वज़ीर आज़म पे हमला वज़ीर आज़म हाउस पे करें और इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हो जाएं। देखिए, अगर जलसा खेलना है, जैसे अभी फरमा रही थी अंदलीब साहिबा, तो फिर ये तो टीएलपी के साथ मुकाबला कर लें जलसा खेलने का। जलसे तो हो जाते हैं, जलसे बड़ों के हो जाते हैं। जलसे तो अपोजिशन करती है, हुकूमती जलसों की मंतक की समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको मुद्दत पूरी करनी है, फिर आप जलसे भी कर रहे हैं, तो हुकूमत को क्या पड़ी है? आप अपने वसाइल पे इस्तेमाल, आप फोकस करें, ये इलेक्शन ईयर डिलीवर करने पे। ये इलेक्शन ईयर है, अगले मतलब इलेक्शन आ रहे हैं 1 साल के अंदर इलेक्शन ईयर है, सारे अपने पॉलिटिकल डेट अनाउंस कर दें, मसला ही खत्म हो जाए। करेंगे, किसी जिद्दी बच्चे की फरमाइश के ऊपर तो नहीं करेंगे कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे। सफर तो मुल्क कर रहा है, तो सुनना, नहीं कोई नहीं सफर कर रहा, सफर वही कर रहा है जिसे आदत पड़ गई है इक्तदार की, और उसका इक्तदार खुश चुका है। अब भी वो तो 2 दिन नहीं निकाल सकता। अब जाके केपीके में इक्तदार में बैठ गए और इधर के लोगों को कह रहा है मर जाओ, लड़ जाओ, और खुद बैठा हुआ उधर। वो कल निकलेंगे, वहां पे वो कह रहे हैं मैं कल निकलूंगा। अंदर उन्होंने कहा है कि आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक के दिखाएं, वो कल निकलेंगे। पर लग पता चाहेगा। अच्छा, निकले, नहीं निकलने देंगे, आज ही निकले हैं, कल क्यों निकले? और कब रोका इन्हें? मुझे जुनैद साहब बात तो पूरी आप मुकम्मल कीजिए। हाँ, कब इन्हें हमने रोका है? जितना खुल खेलने का इन्हें मौका मिला है, रात को रोका है, गुज़श्ता रात को रोका, अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1 या 2 लीडर, मैं मेरी बात सुने, चारों तरफ आपने कंटेनर लगा दिए हैं, दाखिली खारजी रास्तों पे कंटेनर लग गए हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है, आप कह रहे रोका नहीं है। ये हिफाजत की जा रही है कैपिटल की, और ये इमरान खान भी करते थे। इमरान खान के होते हुए ये था कि अपोजिशन जो थी वो शरीफ लोगों पे मुश्तमिल थी। अगर जिन्हें ये मौलाना साहब उन्हें जहाँ पे कहते थे आपने इधर बैठना है, वो बैठ जाते थे। वो जत्थे लेके हमलावर नहीं होते थे वजीर आजम हाउस पे। लेकिन इमरान खान का पास रिकॉर्ड बड़ा बुरा है। और देखें जुनैद साहब, मुतालबा क्या है? ये वो शख्स मुतालबा कर रहा है जो 40 दिन पहले ये कर सकता था, ये असेंबलियां तोड़ सकता था, इलेक्शन करवा सकता था। इससे नाकारा आदमी भी आपने कभी देखा है कि जिसके हाथ में सब कुछ हो और अपने हाथों से कुछ ना करे, और अब रो रहा है कराओ 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 इलेक्शन। अब बैठ बेटा, करवाएंगे इलेक्शन। मुतालबा तो मुतालबा तो आईनी मुतालबा है। कैसे आईनी मुतालबा? इलेक्शन कराने का मुतालबा तो आईनी है। नहीं भाई, इलेक्शन करवाना आईनी मुद्दत पे, आईनी टाइम पे इलेक्शन करवाना आईनी मुतालबा है कि आपने गैर आईनी तरीके से उनको एक साजिश के तहत निकाल दिया। एक दफा भी फ्लो में ना मुझे आर्गुमेंट नहीं आपने, आप मुकम्मल कीजिए। मैं बात हिना की तरफ आता हूं। मैं कहता हूं आईनी मुद्दत पूरी करने दे, आईनी मुद्दत खत्म होगी, इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन 1 साल के अंदर होने हैं। इमरान खान अब जरा आदी भी हो जाए ना बगैर हुकूमत के रहने के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन मुतालबा अगली टर्न पे आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को बुनियादी खौफ है अपनी सिंध हुकूमत छिन जाने का, जिसकी वजह से हो जाते हैं। मैं इसका जवाब लूंगा, इस पे डिटेल से मैं बात करूंगा। हो गई ना बात? जी 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 करें। बात ये है, मुतालबा इलेक्शन का नहीं है, मुतालबा है कि गोगी को कुछ ना को। अच्छा, और गोगी की पुष्ट पनाई करने वालों को उनको लाइन इंटरपोल से कौन रोक रहा है? आपकी हुकूमत है। इस तरह भी फंसेगी, इस तरह से बयानात की हद तक पर्दे के पीछे क्या है सामने लाए, नकाब सामने उतरेंगे और पता चलेगा। पता चल जाएगा। हिना साहब, अब खान साहब ये कहते हैं कि जी जब आप लोग अभी मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, उससे पहले मौलाना साहब लॉन्ग मार्च लेके पहुंचते रहे इस्लामाबाद, आपको तो नहीं रोका गया, तो जो इजाजत आपको दी गई है आज आप वो देने से खान साहब को क्यों गुरेजा हैं? देखिए जुनैद, पहले तो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। 2014 में जब इन्हें धरना किया था, पीटीवी पे अटैक किया, स्टेट प्रॉपर्टी पे अटैक किया, किस तरह सुप्रीम कोर्ट पे, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। तो सबसे पहले तो इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। सेकंड बात, ये खुद क्यों नहीं जमानत देते? आपने आज देखा कि बैरिस्टर साहब से जमानत मांगी, उन्होंने क्यों नहीं जमानत दी कि अटैक नहीं हुआ? क्योंकि इनका प्लान है, इनका प्लान है
रियासत की रिट को चैलेंज करना, इन्होंने ऑलरेडी, आपने वो बयान तो चलाना भी यहाँ जो शेख रशीद ने कहा जलाओ घेराओ खूनी मार्च, और मैं दोबारा यही बात करूंगी कि ये कौन होते हैं, हमें पाकिस्तान पहली आज़ाद मुल्क है, इनके से हमने क्यों आज़ादी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद मुल्क हैं। इन्होंने जिस तरह रियासत मदीना का झूठा कार्ड साजिश और ये सारे किए हैं, वो एक अपनी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान को जानबूझ के ना करें। आपके पास कुछ सबूत हैं? मेरे बिल्कुल, मैं किसी तकरीबकारी के सबूत, बयानात से हटके अगर सबूत हैं तो आम के सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज कांस्टेबल शहीद हुआ, वो उनके पास एफआईआर थी और वो एक रेंटल एग्रीमेंट चेक करने गए थे, तो उसके ऊपर अटैक करना और उसको शहीद करना, उसकी मजम्मत क्यों इमरान खान ने नहीं की? ये मुझे दिखाए कहाँ की है? वो अंदलीब साहबा कह रही हैं कि उन्होंने मजम्मत की है। कोई मजम्मत नहीं की उन्होंने, और उनको वो मानते हैं कि वो शहीद किया गया, पहली बात। दूसरी बात, आप 100% मैं आपको ये गारंटी कर दूं कि हमारे पास बिकॉज हमारे लिए हुकूमत में लोगों की जान माल और इज्जत की हिफाजत करनी है, और हम लोगों के अंदर एनार्की नहीं कॉज करना चाहते, लेकिन हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं कि तो वो रिपोर्ट्स कब सामने आएंगी? वो देखिए ना, मुल्क को स्टेबल रखने के लिए हम नहीं चाहते कि हम लोगों को एक अगर अदालत मौका दे दे और इजाजत दे दे तो फिर क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है रोकने की? देखिए जो ये सब चीज हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। देखें अगर ये देखें राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल समझते हैं और उनको बिल्कुल आइडिया है, और ये इंटरनल डिस्कशन भी हुई, कल पार्टी की मीटिंग हुई और उन लोगों ने राना साहब ने सब कुछ सामने जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इनका प्लान क्या है, किस तरह इन्होंने झत्तों के साथ, किस तरह इन्होंने असला इकट्ठा करके, किस तरह इन्होंने कोशिश की कि इसको फसादी मार्च करें, किस तरह खून खराबा फैलाएं, किस तरह ये फितना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स राना सनाउल्लाह के पास है। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स का दावा नाज़रीन हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है कि तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा बनाया जा चुका है, इसको पूरी तरह से नाकाम बनाने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ इन तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए कैसे श्रीनगर हाईवे तक पहुंचेगी कल, इस पर बात करते हैं मजीद एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। अंदलीब साहबा, आज मरियम नवाज ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि खान साहब की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं बुनियादी तौर पे ये धमकियां हुकूमत के लिए नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए हैं। क्या वाकई ये जो सारा मैच और ये जो खींचातानी दिखाई दे रही है ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए सारे पैगाम खान साहब के? बिल्कुल, मैं आपसे जी अंदलीब साहब दोबारा से अपनी गुफ्तगू का आगाज कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस्तीफा पे आपने 2 बंदे पीएमएलएन से, नहीं एक पीपल्स पार्टी से है, एक पीएमएलएन से है, दोनों पीएमएलएन से नहीं है। तो दोनों हुकूमत से है ना? जी जी जी, तो हुकूमत से आप जी जी आपको पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी गुफ्तगू कीजिए। मौके की बात नहीं है, उल्टा होता है। ये भी हुकूमत से है, ये भी केपीके हुकूमत में है, ये कौन सा ऑपोजिशन है? हमारे ख्याल में आप अकेली काफी हैं हुकूमत को जवाब देने के लिए, इसलिए हमने और जहमत नहीं दी किसी को। चलें, बात ये है, सबसे पहली बात क्या है कि आप एक राना सनाउल्लाह साहब जो इनकी पार्टी के अपने जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, 17 कत्ल उनके अपनी पार्टी पीएमएलएन वाले गिनवाते हैं उन्होंने किए। अच्छा, फिर उन पे इनके सारी 60% कैबिनेट जो है वो क्रिमिनल्स की है। दुनिया में रिकॉर्ड है वर्ल्ड, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने बनना था उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। अब उन्होंने आके सारे अपने केसेस बंद कर लिए। मुझे बताएं, इस सिर्फ अपने आप को रिलीफ देने के, अपने केसेस में रिलीफ देने के अब 2 महीने आने वाले हैं, अवाम को क्या रिलीफ दी है? क्योंकि ये आई अपने लिए हैं। मुझे बताएं, सिर्फ ये फैसला कर रहे हैं कि जी हम कल फैसला करेंगे, फिर कल फैसला करते हैं कि अब हमने फैसला कर लिया कि अब हम परसों फैसला करेंगे, फिर परसों फैसला करते हैं कि अब हमने फैसला कर लिया है कि अब परसों की बजाय उससे अगले दिन फैसला करेंगे। ठीक है अंदलीब साहब, इस पे हम मजीद बात करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। चली गई पेट्रोल प्राइसेस, मैं ये सवाल मुझे 2 महीने हो गए हैं कि आप डेवोस जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं। भाई आपको पता है इंडिया जो है वो रूस जाके
आपने अवाम को रिलीफ दे चुका है, 10 रुपए उसने कम कर दिया है। हमने MOU साइन किया हुआ था, दिखा भी दिया, कुरन दस्तगीर झूठ बोला उसने कि जी MOU कोई नहीं है। जब देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त दोहा के अंदर यही कर रहे हैं, मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन जब मुल्क के अंदर अनारकी होगी, गैर यकीनी सूरत हाल होगी, तो इसके असरात होंगे। गैर मुल्की इन्वेस्टर्स, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स घबरा जाएंगे। आपकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसके असरात देखे जा रहे हैं मुसलसल, जो इस वक्त गैर यकीनी है। तो आप लोग भी जरा हिस्सा डालिए ना इस पे, आप लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं। पूछ रही हूं कि अभी तक रूस से जाके सस्ता तेल क्यों नहीं लाए? उनको मौका तो दीजिए। अभी 4 हफ्तों में आप उनसे डिलीवरी या उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट मांग रही हैं। वो कहते हैं कि जी सारा किया धरा, और जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं ये तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में बिछाई हैं। 70 साल का जो पूरा कर्जा था उससे ज्यादा कर्जा 3 सालों में 3.5 सालों में ले लिया गया। खैर हम मईशत पे बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो मामला है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मार्च को पुरअमन होना, मुल्क को खाना जंगी से बचाना। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मेरी अर्ज ये सुन लीजिए कि हुकूमत का ये मौकफ है, मरियम नवाज का ये मौकफ है कि ये सारी धमकियां जो इस वक्त खान साहब दे रहे हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए हैं। आप इत्तेफाक करेंगी? देखें, अवाम की बात कर ले पहले। मैं पूछ रही हूं कि आप क्यों नहीं पूछते कि जी रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं ले रहे अवाम के लिए? मैं बिल्कुल पूछता हूं, मैं आपके सामने पूछूंगा इनसे, और इनसे जवाब भी लेंगे। अब आप बताइए कि क्या खान साहब ये धमकियां एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं या हुकूमत को दे रहे हैं? क्योंकि एक दिन वो कहते हैं कि आपने न्यूट्रल रहना है, दूसरे दिन वो कहते हैं कि न्यूट्रल की ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। तो खान साहब के बयानात भी आपस में नहीं मिल रहे। ये माजरा क्या है? जरा कंफ्यूजन तो दूर कीजिए। ठीक है, ये एक जबरदस्त मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सब नंगे हो गए। कौन? ये जो है ना, ये वो आते हैं एंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स और ये चीज वकील और फलाने और ढीने। ये मैं आपको बताऊं, ये मरियम नवाज ने कहा जी मैं जाती थी जब कोर्ट, तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होता था। ये अपना कह रहे हैं कि हमारे साथ होता था। मैं और बाकी पॉलिटिशियंस तो छोड़े, अवाम ने जो उनकी सारी चीजें निकाल ली कि कैसे जाती थी, मतलब 2000 चीजें निकाली। मैं अगर आपके ख्याल में इस साजिश में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है? तहरीक इंसाफ ये कह रही है। देखें, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ जी कि खान अब्बासी साहब कह रहे हैं हर प्रोग्राम में आके कि पहले एस्टैब्लिशमेंट हमें गारंटी दे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करे कि हमारी हुकूमत 1.5 साल रहेगी, उसके बाद हम मुश्किल फैसले करेंगे। तो मुझे बताएं, मेरे कहने की क्या जरूरत रहेगी? बताएं मुझे। हर प्रोग्राम में आके वो कह रहे हैं। नहीं, उनका अपना मौक़िफ़ है, आप लोगों का अपना मौक़िफ़ है। वो अलहदा पार्टी है, आप अलहदा पार्टी हैं। उन्होंने तो स्टेक होल्डर होने के नाते, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी को जब यकीनी बनाया जाएगा, अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा, तभी इन्वेस्टमेंट आएगी, तभी मुल्क की मईशत के अंदर बेहतरी आएगी। तो इस लिहाज से उनसे मशवरा करना तो बनता है, लेकिन साजिश का बयानिया उसको रजिस्टर करवाना और साजिश के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को मुलव्वस करवाना, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। मैं आपसे फिर सवाल पूछती हूँ कि आप ये सारे तीनों जो आप हैं, आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि अवाम को सस्ता तेल रूस से क्यों नहीं ले रहे? आपको इसका जवाब नहीं दे रहे ना, तो अवाम को जवाब मिल गया। आवाम को जवाब मिल गया कि आप तीनों किसकी बात मान रहे हैं। आप इस टॉपिक पे आपने मुझे भी सियासी पार्टी बना दी अनलीब साहब, माजरत के साथ। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ हकायक अवाम तक पहुंचा रहा हूं और मैं कोशिश करना चाह रहा हूं उस कंफ्यूजन को दूर करने की जिसका इल्जाम मरियम नवाज ने लगाया है। तो आपके बयानात से तो बाज़ाहिर यही लग रहा है कि आप लोग इस एस्टैब्लिशमेंट को इस साजिश का हिस्सा समझते हैं। मैं यही समझ रहा हूं जो आपके जवाब के मुताबिक। Who is मरियम नवाज? मरियम नवाज नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, जो कि इस वक्त हुकूमत में है। वजीर आजम भी उन्हीं की जमात का है। कैबिनेट पोजीशन शी इज नॉट एन MNA। बताएं कौन है वो? अच्छा, मैं बताएं जी। पहली तो बात मैं आपको अभी एक तो पहले आपने ये जवाब देना है कि आपने सस्ता तेल रशिया से क्यों नहीं लिया। दूसरा, मरियम नवाज किस हैसियत से ये बयानात दे रही हैं और ये सारी गुफ्तगू कर रही हैं। मैं आपसे अभी शेयर करूंगी न्यूज़ लिंक जिसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने कोई डील ही नहीं की रशिया से सस्ते तेल की। अच्छा, आज की न्यूज़ है और मैं आपसे वो शेयर करूंगी। मैं वो ढूंढ रही थी, मुझे अभी मिली नहीं, लेकिन दरमियान में ये बात करती। पहली तो बात है तो खैर मैच्योर होना थी। अभी तो यकीन वो कहते हैं यकीन दहानी हो गई थी। नहीं, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, इनकी कोई डील नहीं हुई और वो मैं आपको भेजती हूँ। दूसरी बात, नंगे होने वाली बात, PTI जरूर नंगी हो गई है कि इस मुल्क के अंदर फसाद,
فتنہ کریٹ کرنا اور خونی یہ جو مار کے جان بوجھ کے سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں شاید سٹیک ہولڈرز, کیونکہ یہ سارا کرائسس کریٹ کرنے والی ہیں. 2013 میں 2/3 میجورٹی سے نواز شریف صاحب حکومت کر رہے تھے, پاکستان ایشین ٹائیگرز میں جا رہا تھا, جی ڈی پی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہمارا گروئنگ تھا. انہوں نے کیا کیا ملک میں؟ 2014 میں عمران خان صاحب سازش کے طور پہ یہاں آئے اور اس کے بعد انہوں نے ملک کا جو برا ترین حال کر دی, اور ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. بالکل میں صحیح کہہ رہی ہوں. اگر انہوں نے ملک کا اتنا برا حال کیا ہے تو انتخابات کروائیے, مسئلہ ہی ختم ہو جائے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. عمران خان چیف الیکشن کمشنر کو, الیکشن کمشنر کیونکہ ان کی فورن فنڈنگ کا رزلٹ آنے والا ہے, اس کو بھی یہ پارلیمنٹ کے لوگوں کو جو ہے چور چور کہتے ہیں صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے, اور یہ عدلیہ پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, سب پہ کرتے ہیں. یہ اب ان کی آفٹر دا نو کانفیڈنس, اگر آپ ان کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں انہوں نے آرمی چیف اور آرمی کے انسٹیٹیوشنز کو جس طرح گندا کرنے کی کوشش کی, بالکل عمران خان یہاں بیٹھے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ خونی مارچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ جان بوجھ کے ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈائلاگ ہو رہا ہے. اگر وہ ایسی کوئی سازش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ حکومت ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے اس سازش کو ناکام بنایا جائے. ہماری ریسپانسبلٹی ہے لوگوں کی جان اور عزت کی حفاظت کرنا, اور وہ ہم کریں. چلیں بہت اچھی بات ہے, دیکھ لیتے ہیں اس پہ کتنا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بیرسٹر عامر حسن صاحب کا بھی موقف جانیں گے. ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بیرسٹر صاحب, ایک تو کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, اس میں کیا فیصلے آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, اور جو بھی نتائج ہوں گے اس صورتحال کے لانگ مارچ کے نتیجے میں جو بھی اس وقت تفریق کا عالم ہے, اس کی ذمہ داریاں تو اب لینی پڑیں گی ساری جماعتوں کو. دیکھیے, ہم افراتفری کی ذمہ داری نہیں, ہم اسٹیبلٹی کی ذمہ داری لینے جا رہے ہیں ساری اتحادی جماعتیں. ہم لوگ پاکستان کے اندر دیکھیں الیکشنز کیسے ہوں گے, یہ تو بچوں والی بات ہے, الیکشن کروا دیں. الیکشن کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے, پورا آپ نے 25 کروڑ لوگوں کو انوالو کرنا ہے. اور اگر اسی طرح کی زبان یہ شرنگیزی کی, اور ایک حرف خیر مجھے عمران کی زبان سے سنائیں سوائے گالم گلوچ. اچھا, میں بات پوری کر لینے دیا کریں, پھر میرا وہ کر لیں, آپ بات کرنا. میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ نے الیکشن میں جھونک دیا ملک کو, تو وہ حال ہوگا جو 1970 میں ہوا تھا. آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے پولیٹیکل اور اکنامک. میں کہتا ہوں اگر انہیں الیکشن چاہیے, یا یہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور مذاکرات کریں, یا پھر یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور کہیں الیکشن کمیشن کو وہ تیاری پوری کرے, اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. پیپلز پارٹی کے اوپر اعتراض اور تنقید یہی ہو رہی ہے کہ باقی جماعتیں اس وقت تسلیم کر چکی ہیں, صرف پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے فوری انتخابات پہ. اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ کیا آپ کو خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کر جائے گی؟ ہمارے لیے پرائیورٹی حکومت نہیں ہے, ہمارے لیے پرائیورٹی پاکستان کی حالات ہیں اور پاکستان کے عوام ہیں. اس وقت لوگ بدترین مہنگائی, بدترین غربت اور بدترین بے روزگاری کا شکار. کنٹرول کر لیں گے آپ لوگ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کون سی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم کنٹرول نہیں کریں گے؟ الیکشن کے بعد کسی کے پاس کون سی گدڑ سنگھی آ جائے گی؟ عمران تو نہیں کر سکا 4 سال, اب 1 سال کا ابھی تک آپ جس چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کے حالات بگڑ رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے حال دیکھ رہے ہیں, ڈالر کی اڑان دیکھ رہے ہیں, ابھی تک ابھی کچھ کیا ہی نہیں. لوڈ شیڈنگ سے دوبارہ عوام پریشان ہو چکی ہے. تذبذب رہا ہے, تو کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ اور پی ایم ایل این کے لیڈرشپ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کنفیوژن رہی ہے. ان کے ہاں 2 فیصلے رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے یا نہیں جانا. ہمارے میں کلیئرٹی ہے. دیکھیں, لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل ترین صورتحال میں ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. ہمیں ٹوٹا ہوا ملک بھی ملا ہے, ہم نے سنوار کے دیا ہے. ہمیں جنرل ضیاء کے بعد بھی لٹا پٹا ملک ملا ہے, ہم نے بہتر کر کے دیا ہے. ہمیں جنرل مشرف کے بعد بھی ملک ملا ہے, ہم نے ٹھیک کر کے دیا. یہ کون سی بات کہ لیڈر مشکل حالات میں بھاگ جائے کہ میری پاپولیرٹی ختم نہ ہو جائے, الیکشن کروا دیں. یہ وہ لیڈر نہیں ہوتے. لیڈر وہ ہوتے ہیں میں کھڑا ہونا. اسے تو بھاگنا نہیں کہیں گے, وہ عوام کے اندر ہی جا رہے ہیں, عوام کا فیصلہ چاہ رہے ہیں. نہیں جایا جا سکتا. جنید صاحب, آپ نے پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن ہے, اسے آپ گلی گلی محلے محلے لے گے, دنگے ہوں گے, فساد ہوں گے الیکشن کے دنوں میں. جب تک بیٹھ کے اچھا, آپ لوگ پیپلز پارٹی کہتی ہے, اتحادی جماعتیں کہتی ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے, الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے, تو پی ٹی آئی کے بغیر کیسے کریں گے آپ؟ ارے پی ٹی آئی ایک جماعت ہے نا, لیکن بڑی جماعت ہے, آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. نہیں, انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے. اگر اس نے اپنی پولیٹیکل حیثیت کو منوانا ہے کہ وہ پولیٹیکل جماعت ہے, تو اسے ہماری پولیٹیکل حیثیتوں کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں, میری بات ای وی ایم کا استعمال کریں گے ایک دفعہ. اگر ہماری پولیٹیکل, میں آپ کو مانوں گا تو آپ میری حیثیت کو مانیں گے. یہ نہیں کہ عمران خان کے لیے پاکستان کے 70% ووٹ لینے والی جماعتیں چور ڈاکو ہیں,
और इमरान खान कोई पाकबाज ठीक है। है, उसे कौन सी पीछे मोहर लगी हुई है कि वो बड़ा कोई मौका दीजिए। 24 कैरेट का बना हुआ है और हम कोई 18 कैरेट के हैं। इसका जवाब ले बात लेते ये है, नहीं बात ये है जी, जी। कि सियासी हैसियत बनवाने के लिए जरूरी है हमारी सियासी हैसियत माने, पार्लियामेंट को माने, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को माने। चलिए जरा मौका दीजिए। जिद्दी ढोंस अंदलीब साहबा, अंदलीब साहबा, इलेक्शन नहीं मिलेगा, अंदलीब फिर साहबा, आपको हम तुन के रखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे करो। अंदलीब साहबा, जो आपका सबसे बड़ा मुतालबा है जिसके लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, हर रोज जलसे होते हैं, वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा भी जारी बात है लगता है अवाम को वहां पे लाने में, मोबिलाइज करने में, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आपको बैठना पड़ेगा एक टेबल पे। खान साहब तो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो चोर डाकू से नीचे बात नहीं करते, तो फिर किस तरह से मुमकिन होगा अर्ली इलेक्शन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक बड़ी जिसको कहते हैं चाहते हैं कि जी और एक इंटरिम गवर्नमेंट आए और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स करेंगे। बहुत सारी उस पर डिसाइड करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये बेचारे, मैं आपको बताऊं, आप सारे एक चीज नहीं रियलाइज कर रहे। आप ये समझ रहे हैं कि अवाम बेवकूफ है, उनको कुछ पता ही नहीं है। 30 साल हमने उनको ये जो फीड किया उन्होंने ले लिया। अवाम बहुत आगे निकल चुकी है। अवाम को इस वक्त हम तीनों से ज्यादा पता है। अवाम के पास वो ताकत है इस वक्त, ये सारे एक तरफ खड़े हैं, अवाम एक तरफ खड़ी है, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, अवाम जो है वो एक तरफ खड़ी है। आप ये देखें कि चले, आपके चैनल ने तो शुरू में तकरीरें दिखा दी थी, 90% चैनल्स ने खान साहब की तकरीर नहीं दिखाते थे। जब देखा कि जी वहां 52% व्यूअरशिप है और यहाँ 4% है, अवाम की ताकत की वजह से चैनलों ने खुद दिखाना शुरू कर दिया। तो अवाम की ताकत इतनी बड़ी है, ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जब ये बैठ के ऐसे टॉक शोज में बातें करते हैं, गुस्सा चढ़ता है लोगों को। खान साहब की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, लोग उनके जो भी बयानिया है उसको हाथों हाथ लिया गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंदलीब साहबा, खान साहब 2014 में जहां खड़े थे, हुकूमत में आने के बाद एक बार फिर से वो उसी मकाम पर आ गए हैं। कुछ तो खुद एहतसाबी करनी होगी, कुछ तो गलत हुआ है कि एक बार फिर से उन्हें सड़कों पर आके इंसाफ मांगना पड़ रहा है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि यहाँ ये जो हैं अमरीत के नाम पे ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। मतलब आप सोचें, किसी जमहूरियत में ही होता है कि एक माँ लिख के जाए वसीयत कि बेटा ये तुम अब 19 साल की उम्र में चेयरमैन बन गए और मेरा खामन जो है वो चेयरमैन बन गया। किसी जमहूरियत में ये होता है। गुफ्तगू ना करें, पॉलिटिकल गुफ्तगू करें। ये होता है कि एक घिसा पिटा आदमी, खूबसूरत लीडरशिप 22 साल से 24 साल से लीडरशिप पे लीडर बन के आपके यहाँ कौन सी जमहूरियत है? इमरान के अलावा आपके पास नाम ही कोई नहीं है। आप फैन क्लब है उसके, चले आप तो पॉलिटिकल पार्टी है। आप इतराज करने से पहले अपने गिरबानों में गुजारिश ये खबरदार हमारी पार्टी के बारे में, लीडरशिप के बारे में मोहतात गुफ्तगू कीजिए ताकि हमने मुंतखब किया है। चले उनको भुट्टो को चेयरमैन, आप कौन होती है उसके बारे में बात करने वाली? आप अपनी जमात का जवाब दें। गुजारिश ये है कि लीडरशिप के बारे में ऐसी गैर महज़ब गुफ्तगू ना कीजिए जिससे एतराज हो या बदमज़गी पैदा हो। जी, गुफ्तगू कीजिए। वो घटिया जुबान ये इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी पार्टी का जवाब दें। हम जिसे मुंतखब करेंगे हमारी पार्टी का हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी जी, अपनी बात ही नहीं सुनाते हैं। रोना इन्हें दूसरों को गालियां निकालनी आती है। अपने पल्ले जो है वो बताओ क्या है तुम्हारे पल्ले? 4 साल हुकूमत की है। हो गया, आपकी पॉइंट आ गया। जी जी, अंदलीब साहिबा। अच्छा, ये फिर अवाम को आप सारे बेवकूफ समझ रहे हैं। मैंने तो कोई गाली नहीं निकाली। क्या ये सच नहीं है कि जी बेनजीर भुट्टो साहबा ने अपनी विल में, अपनी नसीहत में लिखा कि भाई मेरा बेटा मेरा 19 साल? ये झूठ है। विल पढ़ी है, इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है कि वो विल में लिख के गई है कि बिलावल भुट्टो मेरे बाद चेयरमैन होगा। ये पार्टी ने फैसला किया है। इससे ये मैं कहता हूं कि आप लोग झूठ बोलते हैं डंके की चोट पे और शर्म भी नहीं आती। आप इश्यूज पे बात करना तो बेहतर होगा, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं, झूठ बोलते हैं और शर्माते भी नहीं है। चले अंदलीब साहब, बेशर्म लोग हमने जिंदगी में नहीं देखे। इश्यूज पे बात ये तरबियत है इमरान खान जैसे झूठे शख्स का, ये आपको तरबियत है। आप कूल डाउन हो जाए। मैं एक ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अंदलीप साहब और सारे मेहमानों से गुजारिश है कि जज्बात को काबू में रखें, अपनी रिश्वत के बारे में तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़िए ताकि बदमज़गी पैदा ना हो। 2-2 मिनट है, सभी कोशिश कीजिएगा इसमें बात मुकम्मल हो जाए। अंदलीप साहब, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि आपके कारकुनान के पास असलहा है, डंडे हैं और आंसू गैस के शेल्स मौजूद हैं, तो इससे बेहतर है कि इल्ज़ामात लगते रहें, कोई तहरीरी यकीन दहानी करवा दीजिए कि तखरीबकारी नहीं होगी PTI के कारकुनान की तरफ से। चोर बस मतलब आप इस बात चेक करें कि आप तीनों इकट्ठे होते हैं और वहाँ जो 22 है उनको पता है कि क्या है। अब आप मैं दोबारा आता हूं, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप तीनों को इकट्ठे बना रही हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा काम हकायक अवाम तक पहुंचाना है, तो आप मुझे सियासी जमात का नुमाइंदा ना समझिए, मेरा काम है अवाम तक हकायक पहुंचाना। आप ये बताइएगा हिना भट्ट साहबा कि आप लोग जो पकड़ धकड़ कर रहे हैं, खान साहब का ये कहना है कि आप कितने लोग पकड़ेंगे, उन्हें कब तक पकड़ के रखेंगे? अवाम तो निकलेगी और अवाम का ये हक है, तो इस हक को आप कैसे रोक सकते हैं और कितनी जेलें भर लेंगे आप? आज प्रेस क्लब में इनके लोगों ने इकट्ठे होना था और कोई 20-25 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे जो शफकत महमूद में इकट्ठे होना था। इसी तरह आप मियां असलम ने कॉल दी, उसके भी कोई इकट्ठा नहीं हुआ। तो मैं ये सिर्फ कहती हूँ कि आप टीवी पे आके जो जिस तरह अंदलीप ने कहा, आई एग्री, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम को भी पता है कि इमरान खान के साथ गोगी बचाओ मुहिम के लिए नहीं निकलना। अवाम को भी पता है वो जो ऑडियो थी जो आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान थी, जब PTV और स्टेट प्रॉपर्टी पे अटैक हो रहा था, तो इमरान खान क्या कह रहे थे, और करो। अवाम को पता है कि ये मुल्क के लिए एक फितना है। तो आप गिरफ्तारियों से लॉन्ग मार्च रोक लेंगे? अवाम को पता है कि ये चाहते हैं कि मुल्क में एनार्की हो, ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं कि लोगों की जान माल और इज्जत जो है वो दाव पे लगाई जाए। लेकिन हुकूमत में होते हुए हमारी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम नहीं होने देंगे कुछ भी। मुल्क के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली। दूसरी बात, बाई इलेक्शंस में आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून कितनी 15 में से 16 सीटें हम जीते हैं। इलेक्शन में हम जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे इस मुल्क। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है साहब के लॉन्ग मार्च का मरहला गुजरने के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी? नहीं जी, इलेक्शन अपने मुद्दत पे होंगे, अब इस तरीके से नहीं होंगे। अगर झूठे आपके ये नैरेटिव हैं कि 23 मार्च आपका यही है ना कि आप ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, लेकिन डेट अनाउंस कर देंगे। इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत पे होंगे। 23 मार्च की तकरीर में, 23 मार्च को जब ये जहाज ऊपर देख रहा था परेड में, उस वक्त पाकिस्तान आजाद था, ये फौज की परेड में खड़ा हुआ था। 4 दिन बाद पाकिस्तान की आज़ादी खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान आज़ाद है, हाँ, पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए, तफरकुर से, तकसीम से, नफरत से, शर से, फसाद से, महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से और इमरान खान जैसी गंदी सोच से। इसे हमें मुद्दत के अंदर भी ये सब ना कर पाए तो फिर आपकी सजा क्या होगी? बिल्कुल मुकर्ररा मुद्दत में होंगे। इमरान खान के लिए जरूरी है या तो KPK हुकूमत तोड़ के इलेक्शन का शौक पूरा करे, या फिर KPK में बैठे खैबर पख्तूनख्वा में थोड़े मौके के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बैठे, बाकी मुल्क के अमन व अमान को खराब ना करे। इमरान खान अब बैठे, इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स होंगी, हम नहीं करेंगे। हो सकता है तसादुम शुरू हो जाए। रिटन एग्रीमेंट दीजिए ताकि ये पकड़ धकड़ का सिलसिला तो बंद हो कम से कम। क्या कहेंगी? जी सॉरी, मैंने कहा कि रिटन एग्रीमेंट कर दीजिए कि हम इस मकाम तक पुरअमन तरीके से आएंगे, तखरीबकारी का हिस्सा हमारे कारकुनान नहीं बनेंगे, ताकि आपकी जो एक आईनी हक है, कानूनी हक है, वो आपको दिया जाए लॉन्ग मार्च करने का। देखिए, आप की क्या बातें करें? आप जरा 22 करोड़ अवाम के साथ जरा कोई एग्रीमेंट करें, अभी जाए बाहर। आपको पता है कि अपने उनको लीड तो आपने करना है, उनको लीड तो आपने करना है उस अवाम को। आपके पास जा सकते, हमें अब लोटे पड़ती हैं और ईंटें पड़ती हैं। आपको पड़ते होंगे जरूर, ये पूरे पिछले सारे इलेक्शन ये एक मौका दीजिए आप उनकी बात करने के लिए। टमाटर प्याज भी पड़ते होंगे उनको। आप यकीन दहानी कराती हैं कि पुरअमन मार्च होगा? मार्च ही नहीं होगा तो पुरअमन कहां से? अगर आप रात के 1:30 बजे आपके बच्चे और आपकी बीवी पे टाप के दीवार अटैक होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फूलों के हार आ गए?
लेकिन ये यानी कि आप इस चीज का इंडिया दे रही उन्होंने है, हमारे घरों पे छापे मारे थे, उनको मौका गोलियां दीजिए, चलाते हैं। अब उनको मौका अभी दीजिए। पुलिस एहलकार, अब उनको मौका दीजिए, उनको नहीं, पहले ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फसाद फैला रहे हैं ना अंदलीब साहब, आपके घर में पुलिस वाला वर्दी में आए, ये नौबत गोली नहीं, मार दें। अगर समझा रहे हैं ये। शेख रशीद साहब या फवाद चौधरी साहब या आपकी दीगर ये लीडरशिप रियासत इस का तरह के दुश्मन बयान पैदा हो ना गया। देती तो ये मौका ही ना आता, ये नौबत ही ना आती। तो अभी आप जो नहीं हुआ वो अब कर दीजिए, ये यकीन दहानी करा ये दीजिए। फसादिया आ गया एक नया। वो आपसे तो ये दोनों ही नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, वो आप भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, वो भी बोलती है, मुझे समझ नहीं आती, तीन इकट्ठे हुए हैं। हमने किसी की बोलते बंद करनी है। मैं आपको बड़े ही तहम्मुल के साथ ये एक बार आखिरी बार पूछ रहा हूं कि आप ये यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं कि आपका मार्च पुरअमन होगा? हाँ, अगर मुझे फैंटी और आप आंसू गैस नहीं फेंकेंगे तो पुरअमन होगा। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन। दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। खान साहब ने कह दिया कि जो कुछ हो जाए वो श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे और उनका ये दावा है कि अवाम उनके साथ है, लेकिन हुकूमत ने तहिया कर लिया इस लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा क्योंकि ये फितना फैलाने की कोशिश है। फैसला आपने करना है कि आप किसके साथ हैं। आप सब मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।